कोरोना को लेकर घमासान जारी है। इस बीच वैक्सीन आने की खबरों ने थोड़ी सी राहत दे दी है। जहां लोगों को अगले साल तक कोरोना से छुट्टी मिलने की अब उम्मीद बंध गई है। जिस कोरोना ने 2020 को पूरी तरह तबाह कर दिया, 2021 में उससे राहत की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर हैं और देश इंतजार कर रहा है इस बीमारी को अलविदा कहने का। देश के 4 राज्यों में कोरोना वैक्सीन देने से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। ये 4 राज्य पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। इन चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर ये ड्राई रन किया जाएगा। दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरी फोर्स के तमाम रैंक के अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिया है कि वो अपना अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, जिस पर कोरोना वैक्सीन लगने की तारीख और वक्त की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के सभी जिलों और सभी रेंज के अधिकारियों, जवानों को ये काम 3 जनवरी 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के मोबाइल नंबर पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद नहीं है, उनको तमाम जिले के डीसीपी और आईटी सेल के जरिए ईमेल किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस महकमे में भी सबसे पहले गंभीर बीमारी से ग्रस्त 50 के ऊपर की उम्र के अधिकारियों, जवानों को पहले लगाई जाएगी। उसके बाद महकमे के बाकी स्टाफ को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उधर कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। ब्रिटेन से आ रहे लोगों की जांच अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। 230 लोग करीब हमारे यहाँ सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसमें से जो करीब 70 लोग जो यहाँ पिछले 1 महीने में जो आए हैं, इसमें से लगभग 70 लोग जो है हम लोगों के जो वो इस तरह के हैं जो कि जो है ना इस शहर में आए थे लेकिन अब किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। उनकी सूचना हमने प्राप्त करके उन शहर के जो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी हैं, उनको हमने क्रॉस नोटिफाई कर दिया है। 2020 खत्म होने वाला है। अब बस सबको इंतजार नए साल का है, जहां इस बीमारी के खत्म होने की उम्मीद देश लगाए हुए है। आज तक ब्यूरो। किसानों और सरकार के बीच घमासान जारी है। किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, तो इस घमासान के बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि किसानों ने बातचीत की पेशकश कर दी है। बातचीत की बात मान ली है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें रख दी हैं, जिन्हें लेकर ये पूरा घमासान चल रहा था। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। सारी मोदी सरकार वाजपेयी जी की याद में किसान को बदनाम करने में लगी रही। भाषण था प्रधानमंत्री जी का, एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है। हर एक राज्य से 100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। पिछले 32 दिनों से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, जिनके बीच अब सरकार के लिए राहत की खबर आई है। किसान नेताओं ने सरकार की चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी लिखी, प्रस्ताव के जवाब में प्रस्ताव भेजा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि गतिरोध टूटने के संकेत दिए। किसान सरकार के प्रस्ताव पर 3 दिन के बाद बात करने को तैयार है। वातावरण जो वार्ता का जो माहौल है वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं। केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहां पर आके हमसे मिल रहे हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं। पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। ये क्या है? जो किसान आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके हमने फोटो देखे हैं। वो कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी हैं। आपको किसान भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसान बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत शर्तों के साथ होगी, जो किसानों ने सरकार को लिखकर भेज दी है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर पहले चर्चा हो।
एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो, पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव किए जाएं। किसानों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बात सीधे मुद्दे पर होगी, यानी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर किसानों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम कर रही है, लिहाजा बैठक का एजेंडा पहले से तय होगा। आज तक हमें अफसोस इस बात का है कि जो बातें मीटिंग्स में होती रही हैं, सरकार ने वो लोगों से छुपा के हमेशा झूठ बोला और किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। इसीलिए हमने चिट्ठी के शुरू में ही कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपकी तरह झूठ बोले, और सरकार से उम्मीद होती है जो है वो बोले। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के भी संकेत दिए हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि वार्ता नाकाम हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। तय किया गया है एनडीए के सांसद और विधायकों के विरोध को बढ़ाया जाएगा। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब को भी टोल फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 27 और 28 दिसंबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा। 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर 30 तारीख को 12 बजे तक सिंगू पहुंच जाइए। सिंगू से हम टिक्करी, टिक्करी से शाहजहांपुर एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे रोड पर। फिर अगर ये हाईवे जाम हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी। इसलिए वो अगर चाहते हैं कि ये परिस्थिति ना बने तो 29 तारीख को ये इन लॉज को निरस्त करने की वो बात हमारी, वो जो हमने जो प्रपोजल भेजी है उस पर वो सॉलिड बात करें और बात को आगे बढ़ाएं। किसानों ने अपनी लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है, कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि किसानों से अगर सरकार की चर्चा शुरू भी हो गई तो इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बातचीत तक पहुंचने के लिए नरमी के संकेत तो देते हैं, लेकिन इसके आगे समझौते तक नहीं पहुंच पाते। आज तक ब्यूरो। अपने 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, मणिपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मणिपुर में अमित शाह बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने हुंकार भरे किसान कानून से लेकर कश्मीर तक विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बीजेपी को सबसे बड़ा विकल्प बताया। स्वागत करने हेतु श्री समीर सिन्हा। मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, आसाम की सबसे बड़ी समस्या 2 ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती। जो 15वीं सदी में उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया आसाम के साहित्य को, आसाम की संस्कृति को, आसाम के धार्मिक विचार को, आसाम के इतिहास को, और नाट्य लेखन, कविताएं, भक्ति संगीत, ये सब आयामों में जिन्हें आसाम को एक परिचय दिया, उसके जन्म स्थान की इतने सालों तक शासन करने वाले एक कांग्रेसी मित्रों ने कभी चिंता नहीं की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर जो राज्य की पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, कला है, इसको बल देने में मानती है, क्योंकि हम मानते हैं जब तक राज्यों की संस्कृति और भाषाएं मजबूत नहीं होती, भारत कभी भी महान नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा काम हुआ है यहां पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था, उनके साथ एक समझौता कर बोडो समझौता कर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता कर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे, आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं। और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ,
और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। आप अगर अपने घरों में ठंड से परेशान हैं तो जरा सोचिए उन जवानों के बारे में जो भारत सीमा पर तवांग में, चीन की सीमा तवांग में 0 पॉइंट पर सीमा की रखवाली कर रहे हैं। पानी को जमा देने वाली सर्दी में देश के हमारे हिमवीर सीना तान कर खड़े हुए हैं। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद हमारे इन वीर जवानों के प्रति आपके मन में सम्मान और बढ़ जाएगा। इस वक्त हम तवांग में चीन से लगने वाली सरहद के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी है, तापमान 0 से नीचे है और यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 और उससे ऊपर की ऊंचाइयों पर भी आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खासतौर से इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिस तरह के हालात हैं चीनी सेना के साथ, यहाँ पर दिन और रात मुश्किल हालात में ये जवान यहाँ पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूनिट तैनात है तवांग एरिया में, उसके कमांडेंट हमारे साथ हैं, कमांडिंग ऑफिसर IB झा। उनसे जानेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा, पूरी मुस्तैदी हमें देख रही है, हम दिन भर आपके साथ यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड चौकियों पर गए हैं, किस तरह की तैयारी है, जो मौजूदा हालात यहाँ पर है? आपने देखा होगा कि हर जगह पे आपको जवान बहुत ही सतर्क, मुस्तैद और मिले होंगे आपको। खास करके जो वर्तमान, पहले से भी हम काफी हमेशा जो हमारी ड्यूटियां हम सतर्कता से ही देते हैं हम लोग, और अपनी जो सरहदें हैं उसकी निगरानी में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, ताकि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पे नहीं हो। और हम हैं, हमारे साथ इंडियन आर्मी और हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी सेवाओं की सुरक्षा और उसकी अभेद्य रहे हमारा सुरक्षा, इसकी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम तवांग सरहद पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान बर्फबारी के बीच में पूरी तरह से चौकन्ने हैं। दिन और रात के वक्त लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स, सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे बल्कि यहाँ पर जो एक बड़ा दुश्मन मौसम है उससे भी निपटा जा सके। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड पोस्ट, तवांग। पूरा उत्तर भारत आजकल सर्दी से ठिठुर रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक ठंड का जबरदस्त भीषण प्रकोप है। राजधानी दिल्ली वालों की मुश्किलें दोहरी हो रही हैं। दिल्ली में सर्दी के साथ साथ धुंध ने भी जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली पर मौसम की दोहरी मार। सर्दी के साथ कोहरे का अटैक। लगातार चौथे दिन पारा 5 डिग्री से कम। 2 दिन बाद और बढ़ेगी सर्दी। 28 से 30 दिसंबर तक सावधान। दिल्ली में भयंकर धुंध वाला क्या नजारा है। ऐसा लगता है मानो किसी हिल स्टेशन की तस्वीर हो, लेकिन ये किसी हिल स्टेशन की तस्वीर नहीं बल्कि दिल्ली की आज की सुबह की तस्वीर है, जब देश की राजधानी कोहरे में लिपटी नजर आई। हाल ऐसा था कि 50 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल था। दिल्ली के मुकाबले आज फॉग बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक और ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को जाने में। ठीक है, विजिबिलिटी काफी कम है आज, इस वजह से ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है आज। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह 7 बजे की तस्वीर देखिए। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा साफ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली भी लगातार सर्दी की चपेट के अंदर है। अगर बात करें अक्षरधाम की, सुबह का वक्त है, विजिबिलिटी भी लगातार दिल्ली के अंदर जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर अगर करें, लगातार जिस तापमान है वो गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है।
दिल्ली में लगातार चौथे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सामान्य से 3 डिग्री कम। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 28 से 30 दिसंबर के बीच पारे में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है। हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है, और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी, और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना। यानी भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। ऐसे में उन किसानों की सोचिए जो कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट भी लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव ही उनका सहारा होता है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, और साफ तौर पर आप देखेंगे कि लोगों ने शॉल ओढ़ी है, मोटे मोटे जैकेट पहने हुए हैं, और बाकायदा एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ ये अलाव है, और अलाव के साथ ही ठंडी में ये बड़ा बचाव किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आने वाले वक्त में ये तापमान और कम होगा, और दिक्कत तब होगी जब घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में जब सर्दी पड़ती है तो भरपूर पड़ती है। यहाँ की कड़ाके की सर्दी देश में चर्चित है। इस बार भी राजधानी का मौसम अपने पैमाने पर पूरी तरह खरा नजर आ रहा है। ऐसे में दिक्कतें उठा रहे हैं आम लोग। दिल्ली से सुशांत मेहरा, राम किंकर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं जो मौसम की मार से अछूता हो। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया, तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ रही है। हिमाचल के कई सारे इलाकों में तापमान जमाव बिंदु यानी कि 0 के आसपास घूम रहा है। तो राजस्थान का माउंट आबू ठंड का पारा शिमला के तापमान से होड़ ले रहा है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 डिग्री दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छटती चली गई, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं, और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब के तमाम शहर शीतलहर के साथ धुंध की चपेट में है। फजलिका में कुछ दिनों के साफ मौसम के बाद आज धुंध ने अपना रंग दिखाया। इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। मुश्किल इतनी आ रही है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम आ रही है। धुंध के कारण सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और कुछ नहीं है। ड्राइव सर यही 25 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते। लाइटें सभी ऑन है। फजलका हो या अमृतसर या लुधियाना, हर शहर का सुबह का रंग एक जैसा ही नजर आ रहा है। घना कोहरा सुबह की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। गिरते पारे के साथ चढ़ती धुंध लोगों को परेशान कर रही है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है जी। आज पैदल जा रहे हैं जी, ठंड कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी, दिक्कत आ रही है। आज साइकिल तो जाते सी, आज पैदल जा रहे हैं जी। अगर तापमान की बात करें तो कल आदमपुर और लुधियाना सबसे ठंडे शहर रहे। अमृतसर में 3.4 डिग्री, पटियाला में 4.6 डिग्री, फरीदकोट में 4.3 डिग्री और बठिंडा में 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद
लगातार खिली हुई धूप यहाँ पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। नवंबर में पहाड़ों पर हुई अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। सर, इस बारी ठंड कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है। इस कारण से ठंड बहुत है, जिसके कारण ये लकड़ी जला के थोड़ा सेकना पड़ता है, हाथ गर्म करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली इलाका भी भयंकर ठंड की चपेट में है। मनाली समेत तमाम ऊपरी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि घाटी में बहने वाले नदी नाले भी जम चुके हैं। ज्यादातर इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों से कुल्लू मनाली में रात का तापमान 0 से लगभग 3 डिग्री तक नीचे पहुंच रहा है। हिमाचल के सोलन, कसौली और चायल में भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। लोग देरी से घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। तापमान में गिरावट से लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं। अब रेगिस्तानी सूबे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नजारा देखिए। घर बैठे आप ठंड को महसूस कर लेंगे। यहाँ न्यूनतम तापमान आज 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक गिर गया था। राजस्थान के कई इलाकों में भी पारा 4 डिग्री तक पहुँच गया है। मैं हूँ इस समय दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे। यहाँ पर सुबह के समय भले ही धूप खिली हो, पर ट्रैफिक की आवाजाही बेहद कम रहती है और ये ठंड की वजह से है। अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। अब बात यूपी की। मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर मानो कोहरे ने कब्जा कर लिया हो। आगे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। सोचिए उन ट्रक ड्राइवरों के बारे में जो भारी वाहन लेकर हाईवे पर है। कोहरा ज्यादा हो रहा है, दिक्कत काफी हो रही है और ठंड भी बहुत काफी ज्यादा है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ठंड में लोगों को घर से नहीं निकल रहे लोग बाहर। कानपुर में भी बुरा हाल है। धुंध का साम्राज्य दूर दूर तक नजर आ रहा है। देश के 6 प्रदेशों की तस्वीर देखिए। इन सूबों के बीच सैकड़ों किलोमीटर का फासला है, लेकिन इस समय मौसम की वजह से सारे प्रदेश परेशानी झेलने में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कहीं सर्दी, कहीं कोहरा और कहीं बर्फ। आज तक ब्यूरो।